जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और 24 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। यह अधिकार नागरिकों को मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसी प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 जो है या मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंधित लगाता है। इस अनुच्छेद का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक कार्य में नियुक्त करने पर रोक लगाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था। आपसे पूछा है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 919 था। शिशु लिंगानुपात का अर्थ है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात था 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पर, या 2001 की जनगणना 927 की तुलना में घटा था, जो चिंताजनक प्रवृत्ति मानी गई। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात मिजोरम और मेघालय में और सबसे कम जो था वह हरियाणा और पंजाब में। सरकार ने इसे सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शुरू की हैं। यह योजना 2015 में शुरू हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। आपसे पूछा है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी चित्रकला भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है जिसकी उत्पत्ति बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में हुई। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह चित्रकला परंपरागत रूप से दीवारों, फर्श और घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। मधुबनी कला को जीआई टैग भी प्राप्त है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुजरात पिथौरा और वारली चित्रकला प्रसिद्ध है। कर्नाटक में मैसूर चित्रकला प्रसिद्ध है और राजस्थान की बात करें तो यहाँ फड़ और मिनिएचर राजस्थानी चित्रकला प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। आपसे पूछा है कि हर्षवर्धन जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ने पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन उत्तर भारत के महान शासक थे जो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। उनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। हर्ष का राज्याभिषेक थानेसर में हुआ जो उसके वंश की राजधानी थी। बाद में उन्होंने राजधानी कन्नौज को बना दिया। हर्ष एक धार्मिक दयालु व विधु विद्यानुरागी शासक थे। उन्होंने प्रारंभ में शैव धर्म अपनाया, बाद में बौद्ध धर्म के संरक्षक बने। उनके दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग गया था। एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया, तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था। स्वयं हर्ष एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। आपसे पूछा कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहले 3 उच्च न्यायालय स्थापित हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1862 में हुई, मद्रास उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय सभी की स्थापना 1862 में। यह अधिनियम वायसराय कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। आपसे पूछा है कि चंदावर का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध बैटल ऑफ चंदावर जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था।
लड़ा गया था। यह युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद जो कि गढ़वाल वंश का था और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मारा गया, जिससे गंगा यमुना के दोहाब पर मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया। इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज और वाराणसी पर भी अधिकार कर लिया। चंदावर का युद्ध उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता के प्रसार की दिशा में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। इसके बाद इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत रखा गया, जो कहता है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के अलावा वंचित नहीं कर सकता। यह संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के समय पारित हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। आपसे पूछा है कि बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान-ए-अर्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने सेना विभाग दीवान-ए-अर्ज का पुनर्गठन किया। इस विभाग का कार्य था सैनिकों की भर्ती और वेतन की व्यवस्था करना, घोड़ों की जांच और सेना के प्रशिक्षण की निगरानी करना, सैनिकों के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना। दीवान-ए-अर्ज को आज के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय जैसा माना जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पी पट्टाभी सीतारामैया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियां गठित की थी। इन समितियों में से एक था सदन समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति का कार्य था संविधान सभा के सदस्यों की आवास, बैठक, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। आपसे पूछा है कि गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ उड़ीसा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय नृत्य स्वरूप है, या उड़ीसी नृत्य का एक ही प्रारंभिक रूप माना जाता है। गोटीपुआ शब्द का अर्थ है एक कल्लड़ का। इस नृत्य में अत्यंत लचीले शारीरिक भाव और भक्ति भावनाएं प्रमुख होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ रासलीला और नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ झिझिया और जाट चाटिन प्रसिद्ध है। मणिपुर यहाँ रासलीला और थंबल चोंगमा नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूरत को भारत किस सिटी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमंड सिटी। डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को। सूरत को जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी यानी कि हीरो का शहर कहा जाता है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ भारत के प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्रों से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ब्लू सिटी जो है या जोधपुर को कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी जो है वो आपका जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और झीलों का शहर जो कहा जाता है वो आपको उदयपुर कहा जाता है। उदयपुर शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान रखिए तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन बीड़ा के आविष्कारक कौन है। चलिए बताइए
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित विश्वमोहन भट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बीड़ा एक विशेष प्रकार का भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र है जो गिटार और बीड़ा का मिश्रण है। इसका आविष्कार पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। उन्होंने पारंपरिक गिटार में भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर और तार जोड़कर इस वाद्य को एक नई पहचान दी। उन्हें इस कला के लिए 1994 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला। बाकी तोताराम शर्मा की बात करें तो लोक गायक वाद्य यंत्र निर्माता नहीं है। ब्रिजभूषण काबरा की बात करें तो गिटार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और संदीप दास की बात करें तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सतारा कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। आपसे पूछा है कि सतारा कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान सीमा। सतारा कांगरी हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित एक ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 7,742 मीटर है। यह सियाचिन हिमनद क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन हिमनद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विवादित क्षेत्र में आता है। यही कारण है सतारा कांगरी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही और साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इनमें प्रमुख है माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। इन नदियों का प्रवाह अरावली पर्वतमाला और बिंद सतपुड़ा पर्वतों की ढाल के कारण पश्चिम दिशा में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो मोहिनीअट्टम या भी दक्षिण भारत की, भरतनाट्यम, कथकली या सभी जो है दक्षिण भारत की नृत्य शैली हैं, शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, परंतु सतरिया जो है या नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सतरिया नृत्य असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। दक्षिण भारत की नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख नृत्य शैली है। इसकी शुरुआत वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। यह भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। और जो है भरतनाट्यम या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल के, ये सभी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिक्किम कब भारत का राज्य बना था। आपसे पूछा कि सिक्किम जो है कब भारत का राज्य बना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। सिक्किम मूल रूप से एक राज्य नहीं बल्कि संरक्षित रियासत था जो 1947 के बाद भारत के संरक्षण में आया। 1974 में सिक्किम ने अपना संविधान अपनाया और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। 1975 ईस्वी में जनमत संग्रह कराया गया जिनमें लगभग 97% जनता ने भारत में विलय का समर्थन दिया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया गया जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। सिक्किम का विलय 16 मई 1975 को औपचारिक रूप से हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। या भी एग्जाम में पूछ लेता है। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने पर बुलाई जाती है, जैसे कि किसी विधेयक को पारित करने में असहमति हो। सामान्यतः संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो संसद अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुन सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराज प्रथम ने किया था। वृद्धेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। मंदिर का निर्माण 1009 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चोल
मुगल वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मंदिर का विमान यानी कि शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है, जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 1950 में इसमें केवल 14 भाषाएं थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। वर्तमान में 2025 तक 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। बाकी विकल्पों की बात, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ और घोषणाओं के रूप में संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम के दृष्टि से ही ये सभी सेट तैयार किए जाते हैं। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान से सुनिएगा। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। आपसे पूछा है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई। इसका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।